Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. Today we will continue from question number 1, part number 5 of exercise 2.2 of the chapter polynomials. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। मतलब जो भी आपको पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे के रखी हुई है उसके आपको zeros of polynomial निकालने हैं और साथ ही साथ उन zeros of polynomial का रिलेशनशिप निकालना है with the coefficients and the constants। ठीक है, उनके साथ में उनका क्या रिलेशनशिप आ रहा है वो आपने वेरीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो हमको दे के रखा हुआ है, पी टी इज़ इक्वल टू, पी टी मतलब पोलिनोमियल इन टी। ठीक है, पोलिनोमियल इन टी, ये तो आपको पता ही है। पी टी का मतलब पोलिनोमियल इन टी का मतलब हो गया कि ऐसी पोलिनोमियल जो टी वेरिएबल से बनी हुई है, जिसके बीच में टी वेरिएबल का यूज़ हुआ है, ऐसी पोलिनोमियल को हम पी टी कह सकते हैं। पोलिनोमियल इन टी या पोलिनोमियल ऑफ टी कह सकते हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ टी हमको दे के रखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। इस पोलिनोमियल को अगर हम देखें तो इसमें हमको ए पार्ट दे के रखा हुआ है। ए क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी स्क्वायर। और ए यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है? टी के साथ में कोई भी वेरिएबल आपको कोई भी कॉफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, और जिसके साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होता उसके साथ में 1 तो कॉफिशिएंट होता ही है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर? दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का ये कॉफिशिएंट है। उसके बाद में बी पार्ट इसके बीच में मिसिंग है। बी पार्ट क्या होना चाहिए था? बी पार्ट जो है दैट शुड बी द कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी, वेरिएबल टी, लेकिन वो पार्ट तो इसके बीच में मिसिंग है। टी वाला वेरिएबल तो इसके बीच में कोई आ ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कोई इसमें टर्म है ही नहीं है जिसके बीच में वेरिएबल टी है और उसकी पावर 1 हो, ऐसा नहीं है। तो b वाला इसके बीच में मिसिंग है, तो हम b को यहाँ पर 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। जब है ही नहीं है तो वो 0 ही होगा। तो b इक्वल टू 0, और ये है क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल t, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल t। ठीक है, उसके बाद अगली वाली टर्म को अगर देखें तो सी टर्म, ठीक है, सी टर्म जो कि कांस्टेंट होती है, क्या होती है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है? -15 के बराबर। तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये इतना तो आपको पता चल गया। आपने इस पोलिनोमियल को एज पर ए बी सी की फॉर्म में लिख लिया। ए इज़ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी स्क्वायर, बी इज़ कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी, एंड सी इज़ कॉफिशिएंट ऑफ सी इज़ कांस्टेंट टर्म। तो इतना तो आपको यहाँ पर पता चला, क्योंकि आपको यहाँ पर zeros ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं। इसका मतलब आपको now zeros ऑफ पोलिनोमियल, पीटी के आपके zeros ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं। तो इसका मतलब आपको पीटी को 0 को बराबर करना पड़ेगा। तो पी टी यहाँ पर पोलिनोमियल इन टी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब पोलिनोमियल इन टी इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 15 भी इक्वल टू 0 होगा। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर टी स्क्वायर किसके बराबर रह जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा। किसका? प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, या सिंपली आप इसको 15 के साथ में डिनोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 15 के बराबर। तो हमें किसको निकालना है? हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है, ना कि टी स्क्वायर की। तो टी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा?
टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15, टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 15। और ये अंडर रूट 15 जो होगा ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में टी की दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। वेरिएबल की टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकलते हैं, यानी कि वेरिएबल की दो वैल्यूज़ निकलती हैं। तो यहाँ पर टी जो है वो प्लस का भी हो सकता है, प्लस का अंडर रूट 15 भी हो सकता है और माइनस का अंडर रूट 15 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल के आए, पहला वाला निकला प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15। ये हमारे पास क्या है, ये टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पीटी के ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल गए। अब आपके पास में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तो निकल गए, अब क्या करना है आपको, इनका रिलेशनशिप भी तो निकालना है। रिलेशनशिप क्या निकालना है, विद द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें पता है यहाँ पर दो ही रिलेशनशिप निकल के आते हैं, दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नाउ रिलेशनशिप between zeros of polynomial, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल है ये, zeros of polynomial and coefficients of polynomial, ठीक है। निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, किसके बराबर होता है, इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर, माइनस बी ओवर ए के बराबर। तो कर लो सबसे पहले सम, हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 15 प्लस का, ठीक है, प्लस का अंडर रूट 15 है और उसके बीच में हम जमा कर रहे हैं माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। प्लस का अंडर रूट 15 उसमें जमा कर रहे हैं माइनस का अंडर रूट 15, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, क्योंकि हमारे पास बी इसमें ज़ीरो है, ठीक है। बी क्या है इसमें, ज़ीरो है। अब ज़ीरो जो है वो प्लस का कह लो माइनस का कह लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो ज़ीरो ही होगा, चाहे वो माइनस का है चाहे वो प्लस का है। बी ओवर ए क्या था हमारे पास, ए है हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पर देख लो ए क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, तो लिखा मैंने 1। अब ज़ीरो को अगर आप 1 के साथ में डिवाइड करते हो या ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ में डिवाइड करते हो तो वो ज़ीरो ही रहता है। और दूसरी साइड में इधर देखूं, एक प्लस का अंडर रूट 15 है और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15 है, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ पर देखो प्लस का अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और क्या रह जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो रह जाएगा और ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। और यहाँ पर हमको क्या वेरीफाई हो रहा है, हमें यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, या माइनस ऑफ बी ओवर ए के बराबर होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, और वो यहाँ पर वेरीफाई भी हो रहा है। तो हम लिखेंगे हेयर सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर इज वेरीफाइड। यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरा जो रिलेशनशिप था दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो हमारे पास में होता है सी ओवर ए के बराबर, ठीक है। और सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ये। और ये क्या है, ए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये टी से बनी हुई है, टी वेरिएबल से है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर टी स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि एक्स का नहीं है, यहाँ पर टी से बनी हुई है तो टी स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो क्या इसके बराबर भी आता है, करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट कर लो, एक है प्लस का अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। इस साइड में क्या है, सी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट टर्म क्या थी, माइनस का 15, ठीक है। और ए क्या था हमारे पास, 1। इस साइड में देख लो, सबसे पहले अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा, 15। दूसरी साइड ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो जिसके डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, तो मैं 1 यहाँ पर लिख सकता हूँ, और इक्वल टू -15 ओवर 1। देखो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी ओवर ए, वेयर सी इज़ कांस्टेंट टर्म एंड ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आता है, उसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to c ओवर a। और यहाँ पर तो मैंने लिखा है c इज़ कांस्टेंट टर्म एंड a इज़ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर हमारा 5th होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं इसके 6th पार्ट पे। 6th पार्ट है क्या इसका, 6th पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मतलब यहाँ पर क्योंकि ये x वेरिएबल से बना हुआ है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो px है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x फॉर्म जो है वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, ठीक है। और आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, वेयर a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ कांस्टेंट टर्म। ये तो आपको पता ही है, c इज़ कांस्टेंट टर्म। तो इसके मुताबिक यानी कि इस पॉलिनोमियल को इसके साथ में कंपेयर करूं, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ में, तो हमें देखने को मिलता है कि a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू, क्योंकि इस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 एज इट्स कोफिशिएंट होगा, तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और c यहाँ पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपने जनरल फॉर्म के मुताबिक a b c को ढूंढ लिया इसके बीच में, पॉलिनोमियल के बीच में। अब आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालने हैं, तो निकाल लो। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, जब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px निकालने हैं तो आपको px को 0 करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0। जब px 0 होगा इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 जो है वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो 0 कर दिया। उसके बाद आती है बारी मिड टर्म को स्प्लिट करने की, ठीक है ना,
क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब हमको फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर के लिए मुझे मिड टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, और आपको पता है मिड टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है। मतलब यहाँ और यहाँ दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर जमा करो तो मिड टर्म के साथ लगे हुए कॉफिशिएंट के बराबर आए, यानी कि सम करके इसको और इसको सम करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर, मिड टर्म के कॉफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। और अगर इसी और इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ठीक है, इस नंबर को और इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इस 3 और इस 4 के प्रोडक्ट के बराबर। किसके बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। तो 3 × 4 होता है 12, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 12। ठीक है, अब वो नंबर आपने ढूंढने हैं, वो कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको अगर आप जमा करो तो -1 और अगर आप प्रोडक्ट करो तो -12 आए। बताओ भाई, वो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 4 और दूसरा हो सकता है 3। कैसे, 4 × 3 12 होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, होता है। उसके बाद 4 में से अगर 3 को निकालते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो जमा करना है, तो इसका मतलब -4 में से, ठीक है, -4 में 3 को अगर मैं जमा करता हूँ तो -1 बन जाता है। इसका मतलब वो 4 हमारे पास माइनस का होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा कि दो नंबरों को अगर मैं जमा करता हूँ तो -1 आए। वो तभी हो सकता है जब इसमें हमारे पास 4 जो है वो माइनस का होगा, इसलिए मैंने 4 को माइनस बनाया। तो -4 + 3 -1 हो गया, और -4 × 3 -12 हो गए। इसका मतलब आपने इसको स्प्लिट कर लिया है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3x², ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला यही है और ये माइनस में है तो लिखा -4, लेकिन इस 4 के साथ में x भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x भी आएगा। उसके बाद +3 लिखा, +3, और इस प्लस के 3 के साथ में भी x आएगा। वो इसलिए क्योंकि देखो भाई, ये जो मिड टर्म है ये सिर्फ 1 ही नहीं है, इसके साथ में x भी लगा हुआ है, ये -1x है। तो -1x को अगर आपको स्प्लिट करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल वाले नंबर ही लेना पड़ेंगे, है ना। तो -4x + 3x, तभी तो -1x आएगा। ठीक है, सेम वेरिएबल विद सेम पावर अगर होंगे तभी वो ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। इसीलिए ये जो 4 आया है, ये 3 आया है, जब इसको स्प्लिट करके बीच में लिख रहा हूँ तो ये -4x + 3x लिखा जाएगा, इसलिए इनके साथ x आएगा। ठीक है, समझ में आया, ये बात आपको समझ में होनी चाहिए। और इसीलिए -4x + 3x -1x आएगा। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर भी तो ध्यान देना है ना, इसीलिए इनके साथ x वेरिएबल आ रहे हैं। उसके बाद ये -4 जो आगे है वो वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा और =0। आगे क्या आता है, आगे मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि कम से कम एक टर्म जो है वो कॉमन निकल आए। तो कॉमन निकालने के लिए अब देखो, 3x² के पास में अगर मैं 3x लेके आ जाता हूँ, क्या चीज़, 3x² के पास में ये जो प्लस का 3x है इसके पास लेके आ जाता हूँ, और इसके आगे -4x और उसके बाद 4, यानी कि इसके पास इसको और इसके पास इसको लेके आ जाता हूँ। तो जगह चेंज करने से आपको पता ही है एडिशन के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने सिर्फ जगह चेंज की है। जगह चेंज करने से एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसी को तो कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब क्या हो जाएगा, इन दो के बीच में देखो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3x को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा, 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि 3x² बने, तो जाहिर सी बात है 1x के साथ में। अब 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ ताकि प्लस का 3x बने, तो जाहिर सी बात है प्लस के 1 के साथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मेरे पास निशान जो है वो माइनस में है, लेकिन मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना है
कि यहाँ पर भी एक टर्म जो है वो ऐसे ही निकले ताकि कॉमन बन जाए। वो तभी हो जाएगा जब मैं माइनस के 4 को बाहर रखूँगा, ठीक है, क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो मैंने 4 को रखा बाहर, ठीक है, 4 को रखा बाहर। लेकिन ये 4 प्लस का होना चाहिए कि माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का 4x बनाना है। तो माइनस का 4x तभी बनेगा जब मेरे पास ये 4 माइनस का होगा, और तब क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स, माइनस का 4x बन जाएगा। और उसके बाद माइनस का 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 4 ही आए, तो प्लस के 1 के साथ में। तो माइनस का 4 इंटू प्लस का 1 माइनस का 4 आता है। अब इस तरीके से अरेंज करने से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, कौन सा, x+1। तो x+1 को अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। x+1 दोनों के बीच में है ना, दोनों में से एक को रखा कॉमन। सबसे पहले यही x+1 जो है इस वाली साइड में देखो, यही x+1 सबसे पहले 3x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद -4 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब वही चीज़ है, अब यहाँ तो ये वाली टर्म जो होगी वो 0 के बराबर होगी, तब जाके ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये वाली टर्म 0 होगी तब जाके ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस पैदा हो रही हैं, तो कर लेते हैं। व्हेन x+1 इज़ इक्वल टू 0, मान लेते हैं सबसे पहले x+1 जो है वो इक्वल टू 0 है। ऐसी कंडीशन के बीच में x इक्वल टू -1 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। मतलब इस पोलिनोमियल के बीच में अगर आप x की जगह -1 भरोगे तब भी ये पोलिनोमियल पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, व्हेन 3x - 4 इज़ इक्वल टू 0। जब ऐसा होता है उस कंडीशन में हमारे पास x इक्वल टू किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है, इस साइड में गया होगा तो प्लस का 4 आया होगा, रह क्या गया होगा इस साइड में 3x, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, माइनस के 4 को उधर लेके गया, इधर रह गया 3x। अब x इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा 0, ठीक है। ये फर्स्ट 0 है और ये सेकंड 0 है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल गए। अब इस पॉलिनोमियल के बीच में अगर मैं x की जगह 4/3 भी भरता हूँ तब भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है रिलेशनशिप निकालने की। नाउ रिलेशनशिप्स ऑफ ज़ीरोज़ विद कॉफिशेंट्स के साथ में उनका क्या रिलेशनशिप आ रहा है ज़ीरोज़ का, वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़, वो किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। और b है क्या इसके बीच में, कॉफिशेंट ऑफ x है। a क्या है इसमें, कॉफिशेंट ऑफ x²। और c क्या है इसमें, कॉफिशेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। c इज़ कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -b/a, ठीक है। और b क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, कौन कौन से ज़ीरो आए थे, एक ज़ीरो तो -1 था और दूसरा था 4/3। तो कर लेते हैं इनको दोनों को जमा, क्योंकि मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो -1/1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसका डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, प्लस 4/3 इक्वल टू -b। सबसे पहले b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास माइनस का
1, b क्या है हमारे पास माइनस का 1, और क्योंकि ये माइनस का b दे के रखा हुआ है इसलिए इस b को मुझे माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में a हमारे पास है क्या 3, ठीक है। और इस साइड में कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक साइड में 3 है एक साइड में 1 है, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 3 ही होता है। इस 3 को विद द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म अगर डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 1 आएगा क्या 3 आएगा। फिर उस रिजल्ट को उसी 3 को इसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस का निशान है। उसके बाद प्लस का निशान 3, ठीक है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होता है, और 1 इंटू 4 4 ही आएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/3, या 1/3 भी इसको लिख सकते हो। और इस साइड में 4 में से 3 को निकालेंगे तो ये यहाँ पर भी क्या बन रहा है प्लस का 1/3 इक्वल टू प्लस का 1/3। दोनों साइड में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। हैंस वेरीफाइड दैट सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेयर इट इज verified that sum of the zeros of the polynomial px is equal to -b/a। ये सबसे पहला रिलेशनशिप निकल करके आता है। दूसरा रिलेशनशिप आता है इसके बीच में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चीज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होती है रिलेशनशिप के मुताबिक c/a के बराबर होता है, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म। क्या है ये कांस्टेंट टर्म, और a क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सबसे पहले जीरोस हमें कौन कौन सा दे के रखा हुआ था -1, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकेंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड दैट वाज 4/3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। दैट शुड बी इक्वल टू c/a। c हमारे पास यहाँ पर आया कितना था देख लेते हैं। देखो c हमारे पास था -4, ठीक है, और a था हमारे पास 3, -4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या बन जाएगा ये -1 इंटू 4 -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या वेरीफाई हो रहा है, हेयर इट इज वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट of the zeros of the polynomial px is equal to c/a। c/a के बराबर है, where c is constant term and a is coefficient of x, coefficient of x², ठीक है। किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। चलते हैं इसी के हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है
find a quadratic polynomial ठीक है, quadratic polynomial each with the given number given numbers as the sum and product of its zeros respectively. ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको उस पोलिनोमियल को बनाना है जिसके आपको सम ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं। मतलब फिर से समझ लो, आपको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं। आपको उनको यूज़ करके एक ऐसी पोलिनोमियल तैयार करनी है। ठीक है, आपको उनसे क्या करना है, पोलिनोमियल तैयार करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तैयार करना है। सम ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी दे के रखे हुए हैं। कुछ इस तरीके से दे के रखा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट 1/4, ठीक है, 1/4 कॉमा -1 ऐसे कुछ दे के रखा हुआ है आपका फर्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट को जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है सम, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो है ये सम को शो कर रहा है। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को शो कर रहा है। तो पहला पार्ट जो है वो सम ऑफ ज़ीरोस को शो कर रहा है, सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को शो कर रहा है। आपको इनका यूज़ करके क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करनी है। ठीक है, क्या करनी है तैयार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करनी है। तो करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है। तो हम पहले उसी को लिखेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब क्योंकि हमको पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो दे के रखे हैं उनका प्रोडक्ट भी दे के रखा हुआ है और उनका सम भी दे के रखा हुआ है। जब आपके पास किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ भी दे के रखा हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दे के रखा हुआ हो, ऐसे केस में आपको उन सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का इस्तेमाल करके जो पोलिनोमियल बनाने का तरीका होता है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो मेथड 1 जो होगा जिसमें हम इनका इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तैयार करेंगे, उसका जो सबसे पहला मेथड है यूजिंग फार्मूला। और वो फार्मूला है क्या, ax² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपके पास में सम ऑफ ज़ीरोज़ भी दे के रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहला मेथड है कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो, पॉलिनोमियल को तैयार कर सकते हो या उस पॉलिनोमियल को ढूंढ सकते हो जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आपको दे के रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दे के रखा हुआ है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसी के मुताबिक करूँगा और फिर दूसरा मेथड भी आपको समझाऊँगा। इस मेथड के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो मेरे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। कर लो सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको कितना दिख के रखा हुआ है, 1/4 और बाहर क्या आएगा, x। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, ठीक है। और उसके बाद प्लस का निशान, प्लस का निशान, प्लस के निशान के बाद में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। यहाँ पर कर लो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सबसे पहला है क्या मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, -1 आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा आपको, -1। इसी को अगर आप आगे जाके और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगा, क्योंकि ए को इसमें लगाने की ज़रूरत तो है नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको ए को रहने दो। क्या रखोगे फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ऐसे करोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इधर से देख लो माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 1/4 एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 एक्स। और यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1, ठीक है। तो ये बन करके हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ठीक है। मेथड समझ लो फिर से। फार्मूला क्या था कि मेथड 1 के मुताबिक हम अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे के रखा हुआ है तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के मुताबिक वैल्यूज़ को पुट करके हम पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो 1/4 था, इंटू एक्स प्लस करके ये वाला प्लस का निशान है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया था, -1, तो भर दिया इसके बीच में। उसके बाद में आगे जाके इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस का 1/4 करूँ तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू एक्स। आगे जाके प्लस इंटू माइनस, माइनस और क्या है ये 1, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा सिंप्लीफाई करने पे। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जब हमारे पास में पॉलिनोमियल के बीच में डिनोमिनेटर आना शुरू हो जाए, हमें उसके डिनोमिनेटर को भी ख़त्म करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 1/4 आ रहा था, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो हमें उसको ख़त्म करना होता है। और वो तरीका वही है, क्या करना पड़ेगा इसमें, हमको इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 होगा, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है, 4। और जो 4 आया है, जो रिज़ल्ट आया है, उसी 4 को मुझे इसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद माइनस का निशान,
माइनस का निशान, ठीक है। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड टर्म, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है। अब उसी 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आया है उसी को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में, और न्यूमरेटर क्या है 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 ही होता है, और साथ में क्या था इसके x, ठीक है। उसके बाद फिर से माइनस का निशान। अब एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ थर्ड टर्म, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होता है, और उसी 4 को अगर मैं 1 के साथ में यानी कि उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 4 आता है, ठीक है। और इक्वल टू इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। क्योंकि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकलते किसके हैं भाई, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल उसी पोलिनोमियल के निकलते हैं जो कि इक्वल टू 0 होती है, इसीलिए मैं इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। अब इस केस में अब मुझे क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 या 0 डिनोमिनेटर 1। इतना करने के बाद में आपको क्या कर लेना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 1x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x² माइनस 1x माइनस 4, बीच में इक्वल टू का निशान, और ये वाला 4 इस 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 0, और 4 के साथ में जब 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो खुद 0 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो नंबर वही रहता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 इंटू 1 जो है वो 4x² माइनस 1x माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पोलिनोमियल बन करके भी तैयार हो गई, ठीक है। अब यही पोलिनोमियल जो है हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी, जिसके बीच में सम ऑफ जीरोस जो है वो 1/4 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो -1 आएगा, ठीक है। तो ये है हमारी वो पोलिनोमियल। तो हम यही इसका सोल्यूशन है 4x² माइनस 1x माइनस 4, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये क्या था मेथड 1, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पोलिनोमियल के बीच में अगर डिनोमिनेटर आ रहा है उस डिनोमिनेटर को आपको ख़त्म करना होता है, और वो ख़त्म करने का तरीका यही है कि जितने भी डिनोमिनेटर आ रहे हैं सबका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद में आपको ऊपर नंबर जो है वो प्लस या माइनस हो जाएंगे। उसके बाद उसी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, 0 करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। 0 करने के बाद में इक्वल टू 0 करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो डिनोमिनेटर जब 0 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो वो डिनोमिनेटर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरी साइड में एक हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो बन करके तैयार हो जाएगी, और वही पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी, जिसके बीच में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वही आएंगे जो हमको दे के रखे हुए हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये पहली बार आप समझ रहे हो, तो पहली बार समझाने में टाइम तो लगेगा ही। जब आप समझ जाओगे उसके बाद आप खुद भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड तरीका भी समझ लेते हैं, मेथड 2। सबसे पहले हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको इसके बीच में दे के रखा हुआ था, यहाँ पर ही है कहीं पे। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर कितने दे के रखा है 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे के रखा हुआ है 1/4 दे के रखा हुआ है, और प्रोडक्ट कितना दे के रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर भी सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है।
इक्वल टू 1/4। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास -1। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर दे के रखी हुई हैं। उसके बाद में हमें जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखनी है। जनरल फॉर्म ऑफ कौन सी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है वो? ax² प्लस bx और प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है ना, ठीक है। और उसके बाद अब रिलेशनशिप्स का यूज़ करना है हमको, ठीक है। जो भी कॉफिशेंट और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हीं का यूज़ करना है। हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल टू होता है -b/a के बराबर। ये हमको पता है कि नहीं है? पता है। क्यों? कहाँ से? जब हमने रिलेशनशिप पढ़े थे वहीं से ये चीज़ आई है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है? -b/a। यहाँ पर b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर ये देख लो, कॉफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए कितना रखा हुआ था, 1/4, जो कि हमको दे के रखा हुआ है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर। यहाँ से आप देख रहे हो इस वाले सम ऑफ ज़ीरोज़ को रिलेशनशिप के सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ में कंपेयर करते हो तो पता चलता है कि यहाँ पर a = 4 आ रहा है ना। a के सामने क्या है? 4। a = 4 आ रहा है और b जो है -b जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि मुझे -b नहीं चाहिए, मुझे तो b चाहिए, ठीक है। b -b 1 के बराबर है तो -b किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, इधर देखो फिर से, -b जो है वो 1 के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर b जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मुझे इतना पता है कि 1 = -b के बराबर है, लेकिन मुझे तो -b नहीं प्लस का b चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसी को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर मैं इस साइड में -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे -1 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड रहेगी बराबर, ठीक है। तो -1 × 1 -1 हो जाएगा और दूसरी साइड में -b × -1 प्लस का b बन जाएगा। और यही मुझे चाहिए था और वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है, ठीक है। तो b को जब मैंने हासिल किया तो b = -1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमको a भी मिल गया, b भी मिल गया, ठीक है। दो हिस्से मुझे इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म के मिल गए, यानी कि दो कॉफिशिएंट यहाँ से मिल रहे हैं। अब दूसरे रिलेशनशिप का भी यूज़ करूँगा, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी यूज़ करूँगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर आता है? रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग c/a के बराबर आता है। यहाँ पर c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये समझ में आई? तो ये रिलेशनशिप है और हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो दे के रखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमको कितना दे के रखा हुआ था? -1, और जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इसलिए -1/1 भी लिख सकता हूँ। और -1/1 किसके बराबर होना चाहिए था? c/a के बराबर, c/a के बराबर। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और देखने को मिल रही है। यहाँ से क्या पता चल रहा है? हेयर c = -1 आ रही है। c किसके बराबर आ रही है? -1 के बराबर। और a कितना आ रहा है यहाँ पर? =1 के बराबर। अब सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक बैठ रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक बैठ रही हैं, लेकिन एक जगह पे फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर a देखो 4 आ रहा है और यहाँ पर a देखो कितना आ रहा है?
1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी नंबर इसमें कम है, आपको उस कम वाले नंबर को बड़े वाले नंबर के बराबर करना पड़ेगा। ये स्टेप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर A4 आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है 1 के बराबर, आपको क्या करना है, उस छोटे वाले नंबर को एक ऐसे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है ताकि वो छोटा वाला नंबर जो है बड़े वाले नंबर के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ पर करेंगे इसको। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस ए को मुझे क्या बनाना है, 4 में तब्दील करना है ताकि ये एक जैसे हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस ए को मल्टीप्लाइड बाई 4 करूँगा, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से C ओवर ए है ना, और ए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसी ए को मुझे 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ए भी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ए को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ साथ में ऊपर दिए गए सी के साथ में भी मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल टू रहेगा ना। यहाँ पर देख लो, अगर मैं 4 के साथ में नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और उसी 4 के साथ में ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 कैंसिल, C ओवर A माइनस 1 ओवर 1 के बराबर ही रहेगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो सिर्फ मुझे नंबर को बराबर करने के लिए उस नंबर के साथ में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर जो C है, ठीक है, C किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू माइनस 1 माइनस के 4 के बराबर, और 4 इंटू 1 4 के बराबर। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं उस टाइम पे, C इक्वल टू माइनस 4 और A इक्वल टू 4। अब हो गया बराबर, A इक्वल टू 4 है, A इक्वल टू 4 है, B इक्वल टू माइनस 1 है और C इक्वल टू माइनस 4। तो हमारे पास में क्या आया यहाँ पर, A इक्वल टू माइनस का नहीं प्लस का 4 है, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू माइनस का 1 और C इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब आपके पास में A भी आ गया है, B भी आ गया है और C टर्म भी आपके पास में आ गई है। तो अब आप क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तैयार कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, अब हमारे पास इन्हीं वैल्यूज़ को, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके बीच में अपने भर देना है, तो आपके पास में वो पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C in the general form of क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ax² की जगह क्या बन जाएगा, 4x², क्योंकि a जो है वो 4 के बराबर आ रहा है। bx की जगह क्या बन जाएगा, प्लस का bx है ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस, b की जगह क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और साथ में x, ठीक है, प्लस माइनस 1x, ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखा प्लस का निशान। c की जगह क्या आ रहा है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि प्लस और माइनस के निशान साथ साथ में आ रहे हैं। अब देखो क्या बन जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे क्या बन जाएगा, ये 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 1x लिखो या फिर सिंपली x भी लिख सकते हो। 4x² माइनस x और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको आप 4x² माइनस x माइनस 4 भी लिखोगे, दोनों ही केसेस में ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बनाया,
हमने पॉलिनोमियल को तैयार किया। और यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही केसेस में, चाहे हम मेथड 1 का यूज़ करें या फिर मेथड 2 का यूज़ करें, दोनों ही केसेस में यही पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो रही है। तो आप दोनों ही तरीके से पॉलिनोमियल्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे के रखा है वो है √2, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे के रखा है वो है दैट इज़ 1/3। अब आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाले मेथड से करूँगा और दोनों तरीके से करूँगा बारी बारी से। जो आपको अच्छा लगे आप वही यूज़ करना, मैं दोनों से करके आपको दिखा देता हूँ। नो यूजिंग मेथड 1। मेथड 1 मेथड में हम क्या लगाते हैं, फार्मूला, और वो फार्मूला है क्या, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इंटू x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इनके बीच में आपने वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसके मुताबिक अगर चले तो मेरे पास बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा हुआ है, √2 है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, √2 इंटू x, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा हुआ है हमको, 1/3। बस ये हमारे पास पहला वाला क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब पॉलिनोमियल के बीच में डिनोमिनेटर आना शुरू हो जाए तब आपको उसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है, और वो तरीका है कि आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। जितनी भी इसके बीच में टर्म्स आ रही है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम निकालने के बाद में ही उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तरीका होता है। तो अगर तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं आता तो यही पॉलिनोमियल हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनती, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर आया है, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है। ठीक है, कर दो इसको इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पॉलिनोमियल है। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 3 1 1 का एलसीएम हमेशा 3 ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 1 3 होता है, और उसी 3 को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x², आगे माइनस का निशान, माइनस का निशान, ठीक है। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, 3 ही आएगा। तो 3 इंटू √2 करूँगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 3 √2, और साथ में क्या है इसे x भी है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान है। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जिसका कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1। अब कर लो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो वही रहेगा। तो 1 के साथ में अगर इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये यही रहेगी, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, और दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड में अगर करूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होता है। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल बन करके तैयार हुई है दैट इज़ 3x², ठीक है, माइनस 3 √2x और प्लस 1, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है वो आपको पता ही होगा, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स का यूज़ करते हैं। तो नाउ सेकंड मेथड 2। सेकंड मेथड में हमें पता है ax² प्लस bx
प्लस सी, ठीक है। ये तो जनरल फॉर्म है हमारे पास में। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस के बी ओवर ए के बराबर होता है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको दे के रखा हुआ है, कितना दे के रखा हुआ है सम ऑफ ज़ीरो, √2। तो यार यहाँ से पता चलता है √2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो √2 ओवर 1 हो जाएगा। √2 ओवर 1 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि a इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ से देखो a इक्वल टू 1, a के सामने 1 आ रहा है तो a इक्वल टू 1 आया। दूसरा माइनस b जो है वो इक्वल टू √2 के बराबर है। माइनस b इज इक्वल टू √2, तो b किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के √2 के बराबर। तो यहाँ से 2 जो है, b जो है वो आएगा माइनस के √2 के बराबर। तो b की वैल्यू भी यहाँ पर निकल रही है। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू तभी निकलेगी जब मैं दूसरा वाला रिलेशनशिप जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो c की वैल्यू भी निकल जाएगी। उस वाले के रिलेशनशिप का भी यूज़ कर लेता हूँ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c ओवर ए। c ओवर ए के बराबर होता है। c आपको पता है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो था हमको कितना दे के रखा हुआ था इसके बीच में, 1/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ शुड बी इक्वल टू c ओवर a। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है, c इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पर और a इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि कहीं पर a b c की वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही है, वो चीज़ भी आपने चेक करनी है। तो देखो मैं चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, आप इधर देखो, जब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ किया था तब a की वैल्यू आ रही थी 1, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किया था तो a की वैल्यू आ रही है 3। तो ये तो अलग अलग आ रही है, ठीक है, ये अलग अलग आ रही है। b की वैल्यू वही √2 ही है, माइनस का √2। c की वैल्यू 1 ही है, ये इनकी और कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है, सिर्फ इसमें 2 वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं, वो आ रही है a और यहाँ पर इस वाले a की। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला जो a है उसको बड़े वाले a के बराबर बनाना है। मतलब इस a की वैल्यू 1 को a की वैल्यू 3 के बराबर करना है। और वो कब होगा बताओ भाई, यहाँ से देख लो, वो कब होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू को 3 बनाने के लिए आपको नीचे डिनोमिनेटर को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 3 के साथ में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास में आप देखोगे कि a की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी यहाँ पर फिर 3, ठीक है। क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। आप इस 3 को इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ करोगे, इस साइड में करोगे, ठीक है। 3 के साथ ऊपर भी और 3 के साथ नीचे भी, तब आप देखोगे कि a की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 3, ठीक है, क्या आएगी 3। और b की वैल्यू उस टाइम पे क्या आएगी, √2 × 3 आएगी, लेकिन वो तो माइनस b की है। b की वैल्यू आएगी उस टाइम पे 3 माइनस का 3 √2, क्या आएगा, माइनस का 3 √2, ये उस टाइम पे वैल्यू आएगी। तो अब हमारे पास नई वैल्यू जो बन करके तैयार हो रही है, अब कंपेयर करने पे जो भी वैल्यू बराबर होगी a की वैल्यू, अब यहाँ पर भी 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी 3 आ रही है, ठीक है। वो कब हुआ, जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 के साथ में दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तब जाके वो 3 आई है। तो 3 बराबर हो गई। जब आपने 3 को बराबर किया, a की वैल्यू को बराबर किया, बराबर करने पे जो हमारे पास b की नई वैल्यू बन करके तैयार हुई है। नाउ
सबको कंपेयर करने पे जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं अब उसको लिख लेते हैं। कंपेयर करने पे ए की वैल्यू बराबर हो गई है 3 के बराबर, बी की वैल्यू हो गई है इक्वल टू, यहाँ पर देख लो, माइनस के 3√2 के बराबर, और सी की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 1 के बराबर। ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई अब आपके पास में। अब आप इन वैल्यूज़ का यूज़ करके जनरल फॉर्म में इन वैल्यूज़ को पुट करके आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू, a की जगह क्या भर दोगे 3x², ठीक है, और प्लस b की जगह क्या भरोगे, b की जगह भरोगे आप माइनस का 3√2x, और प्लस c की जगह क्या भरोगे, c की वैल्यू आ रही थी 1। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा 3x² प्लस इंटू माइनस माइनस 3√2x, ठीक है, और प्लस 1। ये आपके पास में पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गई। अब यहाँ पर देख लो, उस तरीके से पॉलिनोमियल निकाली थी तब ये बनी थी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इस वाले मेथड से भी निकाला तब भी यही वैल्यू आ रही है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये तरीका हमने दोनों तरीके से ही पॉलिनोमियल को तैयार कर लिया। अरे भाई, मेथड वही है कि जिसमें भी हमारे पास वैल्यू अलग अलग आना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास में आ रही थी, सबसे पहले आई थी, वो फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमारे पास आई थी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पे हमारे पास क्या आ रहा था, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी √2/1 इक्वल टू माइनस b/a, और यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर आ रहा था 1 के बराबर, और b किसके बराबर आ रहा था, यहाँ पर a किसके बराबर आ रहा था 1 के बराबर, और b आ रहा था हमारे पास माइनस के √2 के बराबर। लेकिन आगे जाके हमने देखा कि a की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी। तो बराबर करने के लिए a की वैल्यू को एक जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू के बराबर, हम इसमें छोटी वाली वैल्यू को ही बड़ी वाली वैल्यू के बराबर करते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू के बराबर करने के लिए, यानी कि इस a को 3 के बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर भी 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ा डिनोमिनेटर में, और ऊपर भी 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ा, और तब जाके क्या हो गया, यही √2 क्या बन गया, 3√2 बन गया, और डिनोमिनेटर में 3 × 1 3 बन गया, और इक्वल टू -1/a हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू अब 3 हो गई इसके बराबर जो यहाँ पर आई, तो वैल्यू दोनों की बराबर हो गई। और जब मैंने ये वाली वैल्यू बराबर की तो उस दौरान b की वैल्यू जो नई बन करके तैयार हुई वो क्या आई, इक्वल टू -3√2। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को बराबर करते हैं इस वाले मेथड के बीच में। और जब जैसे ही सारी बराबर हो गई तब आपके पास में a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू -3√2 आई, और c की वैल्यू, क्योंकि c तो a की वैल्यू आई थी इसके बीच में, उसको बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो c की वैल्यू 1 आई। जब आपके पास में a भी है, b भी है, c भी है, अब आपको सिर्फ उस वैल्यू को इस जनरल फॉर्म में a, b और c की जगह पुट करना है, और आपके पास में वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।